हेलो, गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप लोग को हम कल बता चुके थे कि ये जो वैधर्मी ऑक्साइड है ये किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करने का गुण होता है और ये लवण और जल प्रदान करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, तो एल्युमिनियम आप देख रहे होंगे, एक बार अम्ल के साथ किया, एक बार क्षारक के साथ किया। ठीक है, और दोनों में क्या बनाया, लवण और जल बनाया। ठीक है, अब यह लिखा हुआ अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। यानी कि अधिकांश धातु जो है वो ऑक्साइड जल में घुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ ही धातु जो है वो क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम और ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु मतलब सोडियम एक धातु है और ऑक्साइड के साथ इसको विक्रिया कराएंगे। और ठीक है, तो ये बनाएगा जल, और क्या बनाएगा, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है, हाँ, और उसके बाद ये है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड जो है अभिक्रिया किया जल के साथ, तो ये पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सॉरी। लिखा है निम्नलिखित क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। यानी कि जितनी भी धातुएं हैं, क्या सभी एक ही स्पीड यानी कि एक ही दर से अभिक्रिया करती है एक ही समय में? तो ऐसा तो नहीं है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाशीलता का गुण दिखाती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। अब एल्युमिनियम लोहा है, वो भी धातु है, लेकिन वो आग पकड़ती है क्या? हमारे घर में भी रखे होते हैं, आग पकड़ती नहीं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिन्हें खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। अब खुले में मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती होगी। ठीक है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आग ना पकड़ ले, इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन की तेल में, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये खुले हवा में रखने से आग पकड़ लेती है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। सामान्य ताप पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा रूम टेम्परेचर या फिर ऐसे वातावरण का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे जो है वो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी कि हल्की हल्की धुंधली, जब आप बर्तन लाते हो तो आप देखते होंगे पूरा चमकीले होते हैं वो। ठीक है, यानी कि चमकता है नया में। लेकिन जब आप थोड़े दिन तक उसको इस्तेमाल करते या आपके घर में रखा रहता है, तो आप देखना ऐसा लगता है कि उसमें चमक ख़त्म हो गई। फिर आप उसको अच्छे से धोते हैं तो रगड़ के, तो वो थोड़ा चमकने लगती है, क्योंकि उस पर जो ऑक्साइड की पतली परत चढ़ी हुई है वो हट जाती है। लेकिन जब बर्नर लिखा हुआ गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चून डालते तब वो तेजी से जलने लगता है। गर्म करने पर आयरन, आयरन यानी कि लोहा, लोहा जलने नहीं लगती गर्म करने पर, लेकिन जब बर्नर की जो ज्वाला है लोह चून डालते तब वो तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, कॉपर क्या होती है? जलती नहीं है। ठीक है, धातु पर, जो गर्म धातु है उस पर क्या होती है? कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत हल्का चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना और चांदी, ठीक है, जो कि आभूषण हम लोग पहनते हैं उसकी, तो ये बहुत
अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, यानी कि सबसे जो कम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो हमारा जो धातु है वो है सिल्वर और गोल्ड। लिखा है, क्या आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड को परत आसानी से रंगकर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। यानी कि यदि आप एल्युमिनियम को एक मतलब कि अच्छा चमकदार बर्तन या फिर कोई भी वस्तु बनाना चाहते हैं, ऐसा धातु जो कि कभी उसकी ऑक्साइड का परत यानी कि संक्षारित ना हो, ठीक है, तो उसमें एनोडीकरण करना पड़ता है। एनोडीकरण करने के लिए उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है एनोडीकरण करने से, और वो क्या है कि एल्युमिनियम को संक्षारित नहीं होने देती है। ठीक है, क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु बता रहे बार बार कि क्या है, सोडियम है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम क्या है, धीमी अभिक्रिया करती है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें सोडियम का अभिक्रियाशीलता पता चल गया, ठीक है, और कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद मैग्नीशियम सबसे धीमी है, लेकिन हम जिंक, आयरन, कॉपर, लेड लिए तो हमें कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु लेने की ज़रूरत है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, अब क्या है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या ही बनाएगी। ठीक है, कौन कौन से रिएक्शन होगा, लिखा हुआ है सावधानी। जैसा कि हमको पढ़ना है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती तो क्या होता है। ये एक क्रियाकलाप है जिसको हम लोग छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं है। लिखा हुआ है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यानी कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन, लेकिन यही धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना लेती है। क्या बनाती है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु क्या है, सोडियम एवं पोटेशियम, जो खुली हवा में भी रखने से आग लग जाती है। तो यहाँ पे वो ठंडे जल के साथ भी तेज़ी से अभिक्रिया करती है, इसलिए उसको पानी में भी नहीं रख सकते, इसलिए उसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। यानी कि पोटेशियम की जो अभिक्रिया होती है वो इतनी तेज और इतना ऊष्माक्षेपी होती है कि वो तुरंत से जो है हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित कर, जो हाइड्रोजन उससे निकलता है वो तुरंत ही आग पकड़ लेती है। ठीक है, इस देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दिखाया है। ठीक है, पोटेशियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला KOH, और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। एकदम से
उत्सर्जित होती है तो हाइड्रोजन गैस के रूप में। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम 1 है, यहाँ पे भी पोटेशियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और एक 3 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सही है, 2 और एक 3 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे भाई। 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया हमारा इधर भी। ये है हमारा पोटेशियम, 2 पोटेशियम, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम कर देंगे हम। ये हमारा हो गया बैलेंस। ठीक है, पोटेशियम अभिक्रिया करती है जल के साथ, तो क्या बनाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस, और ऊष्मा भी रिलीज करती है। ठीक है, ऊष्मा भी रिलीज करती है। और इसी तरह से पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो हम अब सोडियम को भी देखेंगे। सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और इसमें भी ऊष्मा रिलीज होगी। ठीक है, ऊष्मा निकलेगी। और सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 और एक 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हम बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 और 2, फिर यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, तो फिर यहाँ 2 लगा देंगे। तो हमारा हो गया इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, लिखा हुआ है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन की प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यानी कि हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील है। तो इससे जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें भी रिलीज होती है, इसमें भी निकलती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होती, उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। ठीक है, पर्याप्त कहने का मतलब होता है कि उतना जितना आग लगने के लिए चाहिए हाइड्रोजन उतना नहीं होता है, उससे कम होती है, इसलिए वो आग नहीं पकड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है प्लस H2 गैस। ठीक है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। इसमें जो अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो कैल्शियम की धातु पर ही चिपक जाती है। बुलबुले जो निकलते हैं कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ करती है। और इसके वजह से जो है कैल्शियम क्या करती है, तैरने लगती है पानी में, क्योंकि पानी के साथ अभी क्रिया करा रहे हैं। और ये क्या करती है, पानी में ही फ्लोटिंग करने लगती है। ठीक है, लिखा है कि मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम जो है शीतल जल के साथ, शीतल जल क्या है भाई, ठंडा पानी, शीतल मतलब ठंडा। शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब देखिए सोडियम पोटेशियम ठंडे जल के साथ कर रही थी, ठीक है, कैल्शियम तो कर तो रही थी, लेकिन वो उसी के ऊपर चिपक जा रही थी, तो वो पानी में ही तैर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम बेचारा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर नहीं सकता है, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम की अपनी ही चाल है। मैग्नीशियम क्या करेगी, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ठीक है।